हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। आज मेरा टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो कि बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसे अच्छे से समझे रहेंगे तो आप समझिए बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात है, जिसको ये समझ में नहीं आता है तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। या तो वो मन से पढ़ा नहीं होगा या तो वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ये एक हम जो जो बचपन में जो हमने एचसीएफ जो एलसीएम जो निकालते थे, वो उसी का एक पार्ट है जो थोड़ा घुमाऊं वाला सिस्टम है। हम लोग समझदारी के साथ अगर इसे समझना चाहेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, शायद में बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ में आने के लिए। चलिए मैं एक बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपको क्या करना है, 5 और 12 का मुझे एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। क्या याद करना है? एचसीएफ। तो आपको क्या करना है, इसको आपको कंसेप्ट को समझना है कि 5 और 12 का मतलब 5 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ये मेरा पहले स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में मुझे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, तब जा करके हम ये याद कर लेने के बाद में इस विधि से मैं इसी का एलसीएम और एचसीएफ याद करेंगे। और फिर उसके बाद छुपे हुए जो फार्मूलाएँ हैं उसी में से हम निकालेंगे। मुझे समझाना आसान हो जाएगा और आपको समझ पाना भी आसान हो जाएगा। हम आते हैं पॉइंट पर। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्या बताना है छोटी से छोटी कि इन दोनों संख्याओं से भाग चली जाए। ये नॉर्मल बातें हैं जो आप बचपन में मार मार कर सिखाया गया होगा। तो हम आते हैं पॉइंट पर। मान लीजिए यहाँ पर जो दे रखा है 5 और यहाँ पर दे रखा है 12, तो इसका हम यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कुछ ऐसे पहाड़ा होंगे जिनमें 5 के पहाड़ा में आप देखेंगे लास्ट में 60 आ जाएगा और इसके भी पहाड़ा में लास्ट में 60 आ जाएगा। यानी इसके पहाड़ा में छोटी संख्या 60 है और इसके पहाड़ में छोटी संख्या 60 है, जो दोनों में आ रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे 5 और 12 मतलब 5 और 12 का एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो आपका 60 ही होगा। ये आपको मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप देखेंगे यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए दे रखा है 5, तो इसका अभाज्य संख्याओं के जैसा गुणनखंड कर देना है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर आप लिखेंगे 1 इंटू में 5। अगर यहाँ पर 12 लिखा होगा मतलब 12 लिखा होगा तो 2 दूना 4 दूना 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो अब आप कभी सभी संख्याओं को ले लेंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऊपर 2 नहीं है तो इसलिए 2 ये भी ले लेंगे और फिर 2 ये भी ले लेंगे और फिर 3 ये भी ले लेंगे और फिर 5 को ये भी ले लेंगे, मतलब किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे संख्या में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 60 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो अगर आपको ज्ञात करना है इसी पाठ का, आपको ज्ञात करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ मान लीजिए आपको निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा एचसीएफ। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 का अगर आप 1 इंटू में 5 लिखेंगे और यहाँ पर 12 में क्या लिखेंगे, 1 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 लिखेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है, तो आप बोलेंगे 1 है। इसीलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग ये बात आपको आता होगा। तो अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, इसके बारे में कंसेप्ट को समझेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में मैक्सिमम चांस, इसमें आपको एचसीएफ निकालना आसान होता है उस विधि से। आइए हम लोग ये देखते हैं 5 और 12 मतलब 5 और 12 का क्या होता है एचसीएफ और किस तरीक़ा से निकालते थे बचपन में। उसके अनुसार हम अभी भी पिछली बार बताया था कि जो हमने बचपन में एचसीएफ निकालने का जो सिस्टम पढ़ते थे भाग विधि से, उसी का संबंध होता है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो हम आते हैं पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे 5 और 12 का हमको क्या याद करना है, एचसीएफ याद करना है। तो आप क्या करेंगे,
करेंगे? तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप ये देखिए, पहले आप क्या करेंगे, 5 से आप 12 में भाग देंगे। तो आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, तो इसके भाग देने पर यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम 5 के सिर्फ यहाँ से भाग दे देते थे। फिर इसको क्या करते थे, हम यहाँ पर 2 बार पहाड़ा पढ़ते थे, तो फिर यहाँ पर 1 आता था, और फिर इसी 1 से हम 2 से फिर भाग देते थे इस वाली संख्या से। फिर यहाँ पर 2 बार जाता था तो फिर जा कर के ये कट जाता था। तो हम इसे भाग तब तक देते थे जब तक यहाँ पर ये 0 ना आ जाए, रिमाइंडर मतलब 0 ना आ जाए, तब तक हम भाग देते थे। तो फिर जहाँ जिससे लास्ट में भाग देते थे वही संख्या को हम बताते थे कि ये हमारा HCF है। बोलिए, हम बताते थे कि नहीं? आप सभी लोग जानते होंगे। तो क्या इस बात को हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है घटना? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो बड़ी से बड़ी जो संख्या है, ये जो बड़ी संख्या जो दे रखा है 12, ये जो बड़ी संख्या जो 12 दे रखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 12 बराबर में 5 गुणे में 2 धन में 2 शेषफल। बात समझ में आ गया होगा? आप इसको ये लिख सकते थे। अब फिर क्या करते थे, जो ये 5 जो बड़ी संख्या थी, अब हम उसको भाग देते थे इनके शेषफल से। बोलिए हाँ या ना? मतलब जब यहाँ पर ये संख्या उठाते थे तो यही संख्या यहाँ पर आती थी और हम लोग उससे इस संख्या से भाग देते थे, और यही बात यहाँ पर बताई गई होती है। हम लोग बचपन में वो चीज़ें किए हुए हैं, लेकिन अब आइए ध्यान से देखिएगा। तो यानी यही संख्या जो यहाँ पर ये 5 है, तो इसी संख्या को अब हम लोग रिमाइंडर, यानी ये रिमाइंडर है, इसके रूप में तोड़ते थे। यानी 5 यहाँ पर 2 जा, और फिर यहाँ पर प्लस में 1 शेष बच जाता था। बोलिए हाँ या ना? मतलब यहाँ पर 1 शेष बच जाता था। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो जो यहाँ पर जो ये पढ़ा गया है पहाड़ा, मतलब जो घटाएंगे जो यहाँ पर है, ये वाली संख्या जो यहाँ पर आया है ना, तो यानी वही संख्या को फिर अब तोड़ेंगे। अब यही संख्या को फिर अब तोड़ेंगे, लेकिन इसके रिमाइंडर के रूप में तोड़ेंगे। किसके रूप में तोड़ेंगे? तो हम इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर के रूप में तोड़ेंगे। तो जैसे रिमाइंडर के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 आ गया। तो जो रिमाइंडर यहाँ पर आया था, आप देख रहे होंगे जस्ट पिछले बार में जो रिमाइंडर आया था वही हमारा HCF था। यानी इसके पिछले वाले में जो हमारा रिमाइंडर था और यही वाला जो यहाँ आगे आया है, यही हमारा क्या हो जाता था, HCF हो जाता था। तो अब आपको मैं इसी बात को मैं एक फार्मूला के द्वारा मैं बताना चाहूँगा। तो अगर मान लीजिए हम जो भी लिखते हैं इसको हम मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं, भाग में A मान लेते थे। बात को समझिएगा, यहाँ पर A होता था और यहाँ पर B, यहाँ पर Q, और जो भाग देते थे वो R आ जाता है। बात को समझिएगा, जो हम भाग देते थे वो हमारा R आ जाता है। आपको इतनी बातें पता चल गई होगी। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर। जो हमारा A बराबर जो 12 होता था, ये वाला 12 हो जाता था, इसके पहले वाली संख्या से गुणा करते थे। क्या करते थे? गुणा करते थे। इसका मतलब ये हुआ, हम इस बात को लिखते थे यहाँ पर कि A बराबर क्या लिखते थे, B इंटू में Q प्लस में R, B इंटू में Q प्लस में R। तो यही हमारा मेन बेसिक फार्मूला है। तो फिर जब ये नहीं टूटता था, ये तब तक तोड़ते थे। ध्यान से समझिएगा, आप कितना भी कोशिश करेंगे, आप ये जो ये आपका आया हुआ है, आपका हर जो यहाँ पर जो घटाने पर जो आया है शेषफल, वो जो शेषफल होता है इससे हमेशा कम ही रहता था। जब आप भाग देते थे तो ये जो शेषफल हमेशा इससे क्या होता था, कम होता था। तो उसी कंडीशन में यहाँ भी आप कहोगे कि जो ये R का जो मान है, जो ये R का जो ये मान है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो ये R का जो मान है वो हमेशा B से क्या होता था, कम होता था। यानी R का मान क्या होता था, हमेशा B से कम होता था। लेकिन R कभी कभी 0 हो जाता था, कभी कभी 0 हो जाता था और कभी कभी 0 से बड़ा हो जाता था। तो यानी आप कहोगे क्या कि कभी कभी 0 हो जाता था और कभी कभी 0 से बड़ा हो जाता था। तो यानी ये बराबर हो जाता था। ये नीचे वाला जो लाइन खींचा गया है, कभी कभी बराबर हो जाता था और फिर कभी कभी ये 0 से बड़ा हो जाता था। मतलब 0 से छोटा तो माइनस में तो आ ही नहीं सकता। तो जब क्या होती थी, R का मान जब ये 0 आ जाता था तब उसी पर रोक करके, यदि ध्यान से समझिएगा, यदि R बराबर में 0 आ जाता था तो उस कंडीशन में जो हमारा B था वही हमारा क्या था, HCF था। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। उस कंडीशन में B जो था वही हमारा क्या था, HCF था। और वो B क्या था, उसके पिछले वाले भाग का वो आंसर था। मतलब उसके जो पिछले वाले भाग का वो हमारा शेषफल था। वही हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आता है। अब हम आते हैं पॉइंट पर।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, देखते हैं पॉइंट पर आते हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट दी गई है कि एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ एक बात, अगर आप जब ये कंसेप्ट को जब मैंने पिछली बार अभी बताया हूँ मैंने जस्ट, तो वो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये आपको समझना बहुत आसान है। हम आते हैं पॉइंट पर। देखिए कह रहा है कि क्या प्रत्येक धनात्मक, यानी क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक, बस आपको यही समझना है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को इतना के रूप में, मतलब जो ये दे रखा है 4q प्लस में 2 के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ q जो है एक पूर्णांक है, तो अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। ये अभी बात को ध्यान न दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब समझ लो, वही आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या कह रहा है, 4q प्लस में 2, 4q प्लस में 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं अभी भी बताया था इसके पहले कि a इक्वल टू में bq प्लस में 2 सॉरी 1, यानी r लिखते थे, नहीं लिखते थे, आर लिखते थे। यानी इसका देखिए, मैं आपको कंसेप्ट में समझा देता हूँ। आपका कंसेप्ट, आपका लिखने का तरीका आपके किताबों में मौजूद है, थोड़ा बहुत आप वहाँ से कंसेप्ट की तैयारी करें, लेकिन मैं आपको तोड़ के, पूरा तोड़ के फिर मैं जोड़ के आपको सिखा देता हूँ। आपको समझना आसान हो जाएगा और मुझे समझा पाना भी आसान होगा। हम आते हैं पॉइंट पर। ये जो दे रखा हुआ है 4q, ध्यान दीजिएगा, ये 4q प्लस में 2, 4q प्लस में 2, मेरी बात को समझिएगा, 4q प्लस में 2, इसका मतलब ये जो मान है, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम भाग देते थे, अब आते हैं पॉइंट पर, पहले समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जब हम भाग देते थे तो यहाँ पर हमारे पास a था और यहाँ पर हमारे पास b था और यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए q था, फिर यहाँ पर ये भाग घटाने पर r आ जाता था। तो इसका कंडीशन का क्या बनता था, a इक्वल टू में bq प्लस में r, यही बनता था, नहीं बनता था, बताइए। तो आपको मैं क्या बताना चाहूँगा कि जो ये r का जो मान था, जो ये r का जो मान है, जो ये r का जो मान है वो b से हमेशा क्या होता था, छोटा होता था, b हमेशा क्या होता था, बड़ा होता था। लेकिन ये बराबर भी होता था कभी कभी 0 से, बात को समझिएगा, ये बराबर भी होता था 0 से। तो यानी मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि जो ये r का जो मान है, जो ये r का जो मान है, यानी जो r का जो मान है, ये जो b है, यानी r का जो मान है वो b है, हमेशा छोटा ही रहेगा। ये तो बात क्लियर हो गया। और जो r का जो मान है वो 0 भी हो सकता है। इसका मतलब वहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। r का ये वाला जो b है वो कभी चेंज नहीं होगा। आप बताओ, b को बदलते हो क्या, b को बदलते हो क्या, नहीं बदलते हो। बदलता तो ये है और ये है, बदलता तो ये और ये है, लेकिन ये नहीं बदलता और ये भी नहीं बदलेगा जल्दी, तो यानी ये भी नहीं बदलेगा। तो आप लिखोगे क्या, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लिखोगे कि यहाँ पर a इक्वल टू में कभी कभी लिख सकते हो a इक्वल टू में q, मतलब हो सकता है भाग कट गया, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर a इक्वल टू में q प्लस में 1, मतलब रिमाइंडर हो सकता है 1 आ जाए। अगर आप लिख सकते हो यहाँ पर q प्लस में a प्लस में यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर ये लिख दिया है, जो यहाँ पर दे रखा है, जो आपका क्वेश्चन जो दे रखा है, ये आपका क्या रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, यानी ये आपका क्वेश्चन दे रखा और यही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 4 प्लस में q प्लस में 3, ये भी हो सकता था, लेकिन जस्ट अगर मैं बात करूँ 4q प्लस में यहाँ पर 4, तो ये आपका नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता। तो यानी एक बात बता दूं, यानी एक संख्या को हम 4 तरह के डिवाइड कर सकते हैं, 4 तरह से लिख सकते हैं, बस एक नहीं, 4 तरह से लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या करा, प्रत्येक धनात्मक, यानी क्या करा, प्रत्येक धनात्मक मतलब सभी धनात्मक, क्या करा, सभी धनात्मक। अरे भाई ये कैसे हो सकता है, सभी धनात्मक कैसे हो सकता है, यानी इसे सीधे सीधे क्या करेंगे, नहीं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, यानी नो, क्या हो जाएगा, नो, ये हमारा आंसर है। तो आप देखो, जरा समझने का प्रयास करो। यहाँ पर a बराबर इतना, a बराबर इतना, a बराबर इतना दे रखा है, यानी प्लस में 3, यानी 0 से लेकर के, इसको मान के चलो 0 है, इसको मान के चलो क्या है, 0 है। तो यहाँ से 0 से लेकर के 3 तक ये रिमूव करेगा, 0 से लेकर 3 तक रिमूव करेगा। इसका मतलब 0 से लेकर 3 तक ये रन करेगा। इसका मतलब 4 तक नहीं जा सकता, 4 से 5 नहीं जाएगा। ये 5 कैसे हो जाएगा, क्योंकि बीच में भाग दे रहा था, फिर से 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसका जो मान है इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पर है, जब यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 कभी नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 कभी नहीं हो सकता। अगर 4 हो सकता था, अगर यहाँ पर 4 हो सकता था तो एक बार और पहाड़ा चले जाएगा। आप खुद भाग दे करके देख लो, खुद ही भाग दे करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो मान जो है, यानी इसी दोनों के बीच में रन करेगा। और ये कह रहा है प्रत्येक,
यानी क्या कह रहा है, प्रत्येक। अगर यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों को इतना के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, अगर ये नहीं रहता, अगर प्रत्येक नहीं रहता, देखो शब्द से यहाँ पर शब्द का यहाँ पर बात है, यहाँ पर शब्द की बात हो रही है। अगर यहाँ पर प्रत्येक नहीं दिया होता तो आप सीधे सीधे इसका आंसर यस दे देते, हाँ दे देते, लेकिन यहाँ पर दे रखा है प्रत्येक, यानी इसका मतलब सभी, तो सभी कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन का नो, यानी अब आपको सिद्ध मैंने कर दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए हम आते हैं पॉइंट पर, इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपको अनुभवी करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना आसान हो जाएगा। तो हम आते हैं पॉइंट पर। तो जब भी हमने यूक्लिड विभाजन का मैंने फार्मूला लिखा है तो आप क्या लिख सकते थे। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या दे रखा है, मेरे पास मान लीजिए है 3 इंटू में दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर ये 14, तो इसका मुझे भाग देना है। तो आपको समझना होगा यहाँ पर क्या करना होगा मुझे, कि 3 का मुझे पहाड़ा पढ़ना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। तो कितना बार पढ़ेंगे आप लोग, पहाड़ा बताइए जरा इसका। तो ये हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा आपका 2। आप देख रहे हो इसका मतलब पहाड़े का, इसका ये छोटा आ रहा है नहीं आ रहा। तो फिर आप इसका ले लेंगे, यानी 2 को ले लेंगे, तो 3 का तो करेंगे कितना आ जाएगा 1 जा, कितना आ जाएगा 1। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 2 का करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 2 जा, यानी फिर कितना आ जाएगा खत्म। यानी आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि पहले मैं 14 को लिखा हूँ। जब मैंने 14 को लिखा हूँ तो क्या लिखा हूँ, 3 इंटू में 4 प्लस में यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आ गया 2। और फिर जब यहाँ पर जो लिखा हूँ तो इसको तोड़ा गया, 3 को मैंने तोड़ा है तो किसको रूप में तोड़ा है, इसको 1, फिर प्लस में कितना आ जाएगा 1। फिर इसके मैंने फिर क्या तोड़ा है, मैंने फिर इसको जो ये वाला आया है, फिर ये वाला जो पिछला जिसका पहाड़ा पड़े थे, मतलब इसको तोड़ा है। बोलिए हाँ कि नहीं। जब मैंने तोड़ा तो फिर इसके रूप में मैंने तोड़ा है, तो यहाँ पर जाएगा 2 और फिर यहाँ पर जाएगा प्लस में 0। तो ये हमारा हो जाता था यह बात को समझिएगा। यानी ये जो मान आता था ना, वो यहीं से उठ करके आता था, ये यहीं से उठ के आता था, इसी को हम बोलते थे यथसीय। अरे हाँ है ना। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये आपका बी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बी का। तो ये आपका बी का, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, क्यू का। ये किसका काम कर रहा है, प्लस में आर का। और ये किसका काम कर रहा है, ए का। यानी ये वाला ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये वाला आर है कि नहीं। तो आप यही कॉन्सेप्ट है आपका, यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जब आप करेंगे क्या, इसमें ध्यान से देखेंगे कि आर के मान को हम लास्ट में कहाँ तक ला दिए, 0 ला दिए। तो यानी 0 ला दिए, पहले 1 आया, फिर 2 आया, ऐसे करके होता नहीं, देखिए पहले 0 1 2 ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि ए का जो मान है आपका बी क्यू के रूप में है। ए का जो मान है बी क्यू प्लस में एक क्षेत्रफल बच गया। ए का जो मान है बी क्यू प्लस में 2 मतलब क्षेत्रफल बच गया। फिर ए का जो मान है बी क्यू प्लस में 3 क्षेत्रफल बच गया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो ये मान जो 3 दे रखा है वो बी से बराबर नहीं होनी चाहिए, या इसके छोटा मतलब बड़ा नहीं होनी चाहिए, यही इसका मतलब होता है। तो ये ऐसे क्रम में बढ़ता चला जाता है। तो ये कह रहा है क्या किसी घन पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका घन पूर्णांक का जो वर्ग है, तो यानी यही है आपका घन पूर्णांक, यही है आपका घन पूर्णांक। इसको तो आप ये लिख सकते हैं। तो आप समझ लीजिए आपका यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू, घन पूर्णांक का वर्ग इतने के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कह रहा है इसका वर्ग, इसका आप क्या कर देंगे वर्ग, यानी पहले स्टेप का ले लेंगे इसका वर्ग। और जब आप इसको वर्ग ले लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब आप इसको बोल देंगे प्लस में 0। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका 0 आ जाता है तो आप इसको पूरे का नाम दे देंगे, क्या दे देंगे यहाँ पर नाम। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप एक यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो दे रखा हुआ है बी का जो मान है यहाँ पर कितना माना जाएगा, 3 माना जाएगा। तो जैसे ही बी का मान आप 3 रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर
तो आप इसको ये मान कर सकते हैं। तो अगर हमारा इच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, इसके रूप में लाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसके रूप में लाने की कोशिश करेंगे तो हम इसको क्या मान लेंगे, यम। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यम मान लेंगे। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 9m फिर प्लस में 0, यानी ये कंसेप्ट हमारा आ गया। तो क्या कह रहा, क्या किसी घन पूर्णांकों का वर्ग इतना के रूप में लिख सकते हैं, तो इतना के रूप में लिख सकते हैं, अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अगला कंसेप्ट में, यानी दूसरा। तो दूसरा मेरे पास क्या है कि जैसे आप इसको लिखे थे तो आप इसको यहाँ पर 3 लिख के चलना है। यहाँ पर क्या लिख के चलोगे, 3, यानी यहाँ पर आप 3q का वर्ग लिख के चलिएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखें, अगला कंसेप्ट क्या मिल जाएगा, यहीं से आप मान लीजिए, यहीं देख लीजिए आप यहाँ पर। इसको आप लिख सकते हैं 3q, इसको आप लिख सकते हैं 3q प्लस में 1, इसको आप लिख सकते हैं 3q प्लस में 2, इसको आप लिख सकते हैं 3q प्लस में 3, जो कि ये संभव नहीं है, जो कि ये क्या है, संभव नहीं है। यानी ये इसके बराबर कैसे आएगा, जैसे एक बार बराबर आएगा फिर बार और पहाड़ा पड़ देगा तो मामला खत्म हो जाएगा, यानी ये वाली संभव नहीं है, हम इसको नहीं लिख सकते। तो यानी हम इतने का वर्ग करके देखेंगे कि ये जो इसका रूप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम पहला का वर्ग मान के चलिए मैंने कर दिया है, जब मैं दूसरे का वर्ग करूंगा तो दूसरे का वर्ग मेरे पास क्या है, 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो जैसे इसका वर्ग करूंगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस में 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6q। फिर आप देखोगे ध्यान से, इसको आप पीछे की तरफ करो, इसको जब आप पीछे करोगे तो इसको आप आगे करोगे तो ये हो जाएगा 9q का वर्ग, फिर प्लस यहाँ आप लिखोगे 6q, फिर लिखोगे प्लस में 1। अब आप देख रहे होगे यहाँ से 3 कामन ले लीजिए, जब 3 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और फिर यहाँ लिखोगे प्लस में 2q, और फिर कोष्टक में 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1, क्या हो जाएगा प्लस में 1। तो जो कि आप इसको फिर कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ पर यम मैंने माना था इसको, तो आप इसको क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, तो आपका फिर आ जाएगा 3m प्लस में 1, यानी इस रूप में आ गया। पहले मेरा 0 आया फिर मेरा 1 आ गया, बात को समझिएगा, पहले मेरा 0 आया फिर मेरा 1 आ गया। अब अगले बार में देखता हूँ क्या आता है, समझिएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, तीसरा कंसेप्ट लेते हैं। तीसरा मेरा क्या है, जरा मुझे बताने की कोशिश करिए। 3q प्लस में है आपका 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग कह ही रहा था। तो जब हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा 9q का वर्ग, फिर प्लस इसका क्या आ जाएगा 4, फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 दूना 6, सॉरी इन दोनों का गुणा होता था ना, 3 दूना 6 दूना 12, यानी कितना जगह 12, यहाँ पर ये q हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप इसमें सभियों से क्या करोगे, कुछ कॉमन ले लोगे, ठीक है ना। जैसे ही कुछ कॉमन लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आप इसको बाहर करो, मैं आपसे एक बात बता दूं, आपको क्या करना है, किसी भी हालत में इस कंडीशन से आपको वह रूप बनाने की कोशिश करना है। तो आप यहाँ से 4 को क्या लिख सकते हो कि 9 स्क्वायर प्लस में 12q, फिर प्लस में इसका आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस में 1। आप इसमें से आप कॉमन ले लोगे 3, तो जैसे 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको 3 के रूप में ही कुछ ना कुछ बनाना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, जरा मुझे बताने की कोशिश करो। यहाँ से आपका बन जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका q स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4q, प्लस में यहाँ हो जाएगा 1, फिर प्लस में क्या करेंगे 1। अगर फिर हम इतने को क्या मान लें, यम मान लें, क्या मान लें 3m प्लस में 1। आप देख पा रहे होगे कि इन सभी को हम, ये जो हमने इसका वर्ग किया, जब मैंने पहले का वर्ग किया तो मुझे क्या मिला, बता दो मुझे। तो मुझे मिला आपको 9m के रूप में मिला। जब मैं दूसरे का वर्ग किया तो मुझे क्या मिला, जरा बता दो, 3m प्लस में 1 मिला। जब मैं तीसरे का वर्ग किया तो मुझे 3m प्लस में 1 के ही रूप में मिला। यहाँ पर कहीं भी 3m प्लस में 2 के रूप में नहीं आया, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं या नो। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। आते हैं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा।